दोस्तों इस चैनल पे फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स को बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, पोल साइंस, हिस्ट्री एक्सेट्रा। तो सिंपली आपको उन सब्जेक्ट्स की वीडियो देखने के लिए चैनल के आइकन पे क्लिक करना है एंड देन आपके सामने जब अगला इंटरफेस ओपन होगा तो आपको प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जब आपके सामने बहुत सारी प्लेलिस्ट ओपन होंगी तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यही सारे आपकी सब्जेक्ट की सारे चैप्टर वाइज वीडियो मिल जाएंगी आपको यहाँ पे। तो आप एक एक करके वो सारे चैप्टर्स देख सकते हैं। आज के इस वीडियो के अंदर हम अपने सब्जेक्ट हिस्ट्री के यूनिट 5 का चैप्टर 2 करने वाले हैं जिसका नाम है आरंभिक राज्यों एवं नगरों का उदय। फ्रेंड्स, हम ऑलरेडी हमारे यूनिट 5 का फर्स्ट चैप्टर एंड हमारी चारों यूनिट अपलोड कर चुके हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे चैनल पर ग्रेजुएशन के और भी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं जिनकी वीडियोज़ का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर 2। अच्छा फ्रेंड्स, मैं एक और बात बता दूं, हमारी जो यूनिट 5 है इसके अंदर हम सब कुछ वैदिक उत्तर काल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो वैदिक उत्तर काल में जो राज्य एवं नगरों का उदय हुआ हम उसको पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, ईसा पूर्व 6ठी से 4थी सदी का समय भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण माना जाता था। यानी कि जो हमारा वैदिक उत्तर काल था जो कि ईसा पूर्व 6ठी से 4थी सदी का जो समय था उसको हमारे भारत का जो इतिहास है, हिस्ट्री है, उसके अंदर बहुत इम्पॉर्टेंट माना जाता है। इतिहासकार इस काल को भारतीय इतिहास के प्रारंभिक ऐतिहासिक युग की शुरुआत मानते हैं। तो जो इतिहासकार होते हैं यानी कि इतिहास को लिखने वाले जो लोग होते हैं वो ये जो काल था वैदिकोत्तर काल, इस काल को भारतीय इतिहास के प्रारंभिक ऐतिहासिक युग की शुरुआत मानते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स हमारा प्रादेशिक राज्यों का उदय। ठीक है, तो ईसा पूर्व 6ठी सदी से पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में लोहे के प्रयोग के कारण बड़े बड़े प्रादेशिक या जनपद की उत्पत्ति के लिए उपयुक्त परिस्थिति बनी। तो क्या हुआ कि उत्तर प्रदेश और पश्चिम बिहार में लोहे का उपयोग होने लगा, बहुत ज़्यादा लोहे का प्रयोग होने लगा, औजार वगैरह बनाए जाने लगे, जिनके कारण बड़े बड़े राज्य, प्रदेश, जनपद जो थी इनकी उत्पत्ति होने के लिए एक उपयुक्त परिस्थिति बन गई, यानी कि माहौल जो था वो अच्छा बन गया। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, जन समूह या कबीलों में रहने वाले लोगों को अब अपने भूभाग से लगाव होने लगा। यानी कि पहले जो जन समूह या फिर जो कबीले में लोग रहते थे यानी कि एक ग्रुप बना लेते और फिर टेंट वगैरह गाड़ के कहीं भी रह लेते थे और मतलब कि उनकी कोई ऐसा ये नहीं था कि वो किसी पर्टिकुलर प्लेस पे रहते थे, जहाँ उनका मन किया वहाँ जाके अपने तंबू गाड़ देते तो रह लेते, तो उन्हें कबीले बोलते हैं। तो जो जन समूह या कबीले में रहने वाले लोग थे वो अब अपने भूभाग से लगाव होने लगा उन्हें, यानी कि अब वो जहाँ उन्हें एक जगह बसने की चाहत होने लगी। तो जिस जगह उन्होंने मतलब वो चाहते थे कि अब वो एक ही जगह रहे, एक ही हिस्से पे रहे। तो इस प्रकार 6ठी सदी ईसा पूर्व में देश के विभिन्न भागों में कई प्रादेशिक राज्यों का उदय हुआ। तो जब क्या हुआ, जो कबीले में रहने वाले लोग थे वो एक जगह बस गए, तो इससे क्या हुआ, नए नए मतलब काफ़ी सारे प्रादेशिक राज्यों का उदय हुआ जिसने उस समय की राजनीतिक जीवन को एक नया स्वरूप प्रदान किया। तो इससे जो उस समय की जो राजनीतिक जीवन था उसको एक नया रूप मिल गया। नेक्स्ट जो हमारा इसके अंदर ये एक टॉपिक है हमारा वो है भौतिक स्थिति। तो वैदिक काल में जन के सदस्य पशुओं के लिए हरी भरी जगह ढूंढते थे, पर उत्तर वैदिक काल में जब यानी कि क्या था, वैदिक काल के अंदर हमने पढ़ा था कि जो जन के सदस्य होते थे वो पशुओं के लिए एक हरी भरी जगह ढूंढते थे ताकि उनको चरा सके, उनको खाना वाना खिला सके और वह वहीं पे बस जाते थे। लेकिन अब उत्तर वैदिक काल में जब मनुष्य यानी कि जन ने खेती करनी शुरू कर दी तो वो स्थायी रूप से एक जगह पर रहने लगा। यानी कि वैदिक काल में पहले तो लोग इधर उधर भटकते रहते थे, अपने पशुओं के लिए हरी भरी जगह ढूंढते रहते थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में लोगों ने एक जगह पर बसकर खेती करनी शुरू कर दी और वो स्थायी रूप से एक जगह पर रहने लगे और ये कृषि प्रधान स्थान जनपद कहलाए। यानी कि जहाँ पर कृषि की जाती थी ये स्थान जनपद कहलाए। फाल के उपयोग और लोह उपकरणों की खोज के साथ लोगों ने एक जगह बसकर खेती करने का फैसला किया। तो फाल का उपयोग करते थे वो और लोहे के जो उपकरण थे उनकी खोज के साथ लोगों ने क्या सोचा कि अब वो एक जगह रहकर खेती करने का फैसला ले लिया उन्होंने कि अब वो एक जगह रहकर खेती करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इलाहाबाद को धान की खेती के लिए उपयुक्त माना गया। यानी कि उस समय में इलाहाबाद को धान की खेती यानी कि चावल की खेती के लिए बहुत अच्छी जगह माना गया, उपयुक्त माना गया। कृषि का विस्तार जो था वो जनसंख्या में बढ़ोतरी का कारण बना।
यानी कि जो खेती जो थी उसमें फैलाव हो रहा था, उसकी बढ़ोतरी हो रही थी, उसमें विस्तार हो रहा था, तो उसके कारण जनसंख्या जो थी उसमें भी बढ़ोतरी हुई। पशुधन की महत्ता घट गई थी, यानी कि जो उस टाइम पे मतलब पशुओं को मारकर खाना, उनसे मतलब मीट वगैरह लेना और उनको बेचकर जो पैसे मिलते थे, तो उसकी महत्ता जो थी वो कम हो गई थी। क्यों? क्योंकि अब जो लोग थे वो कृषि पर ज़्यादा आधारित हो गए थे। वस्तु विनिमय प्रणाली की जगह मुद्रा प्रणाली ने ले ली थी, यानी कि वस्तु विनिमय प्रणाली यानी कि एक चीज़ को देकर दूसरी चीज़ को ले लेना, उसे कहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। तो अब क्या हो रहा था कि वस्तु विनिमय प्रणाली जो थी उसकी जगह मुद्रा प्रणाली ले ली, यानी कि अब किसी चीज़ को देने के लिए पैसे देने पड़ते थे, मुद्रा देनी पड़ती थी। मुद्रा यानी कि सिक्के, ठीक है, तो सिक्कों का चलन चल गया था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, युद्ध या तो अपना पराक्रम दिखाने या अपनी वित्तीय शक्ति को प्रबल बताने का माध्यम बन गया। तो उस टाइम पे जो युद्ध होते थे, लड़ाइयाँ होती थी, वो अपना पराक्रम दिखाने के लिए होते थे या फिर अपनी वित्तीय शक्ति यानी कि हम पे कितना पैसा है, अपने पैसों की शक्ति को प्रबल बताने का एक माध्यम बन गए थे उस टाइम पे जो युद्ध होते थे। विभिन्न नगरों के निर्माण में नए सामाजिक संगठन अलग अलग व्यवसायों को अपना रहे थे। तो क्या हुआ, अलग अलग नगर जो थे इनका निर्माण हो रहा था, तो नए नए सामाजिक संगठन जो थे वो अलग अलग व्यवसायों को अपना रहे थे, मतलब अलग अलग कामों को अपना रहे थे। और समाज के हर वर्ग में जो है अलग अलग व्यवसायों को अपनाने के लिए अनेक नगरों का उत्थान हुआ, यानी कि अलग अलग निर्माण जो थे वो बन रहे थे, जिनके कारण लोगों ने बहुत सारे व्यवसायों को अपनाना शुरू कर दिया। और तो जब हर वर्ग ने जब उन व्यवसायों को अपनाना शुरू कर दिया तो इससे बहुत सारे नगरों का उत्थान हुआ, यानी कि उदय हुआ। शहरी और ग्रामीण केंद्रों में अंतर स्थापित हुआ, यानी कि अब शहर और ग्राम यानी कि गांव जो थे उनके अंदर अंतर स्थापित हो गया था। शहर और गांव में फर्क दिखाई देने लग गया था। नगर में बसने वाले लोग गांव से उत्पादन प्राप्त कर अपनी रोजमर्रा की ज़रूरतों को पूरा करते थे, यानी कि जो शहरों में नगरों में जो लोग रहते थे वो गांव से प्रोडक्ट्स लेते थे, जैसे कि दूध वगैरह, मतलब जो भी उनकी ज़रूरत की चीज़ें होती थी वो गांव से प्राप्त करते थे और अपनी डेली की जो ज़रूरतें होती थी उन्हें पूरा करते थे। और बदले में किसानों को खेती बाड़ी के लिए नए उपकरण यानी कि नए नए औजार मशीनें बनाकर उन्हें प्रोत्साहित करते थे। कर प्रणाली भी आरंभ हो गई थी, यानी कि टैक्स की जो प्रणाली थी वो भी इस समय में आरंभ हो गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, सेठी को आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण माना जाने लगा। तो सेठी कौन? सेठी वो लोग मतलब कि जिनके पास बहुत सारे पैसे होते थे, तो उनको आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाने लगा। क्यों? क्योंकि मतलब अगर किसी को भी पैसे की ज़रूरत होती तो लोग उनसे जाकर ले लेते थे, और बल्कि बड़े ज़मींदार भी समझे गए। तो जो सेठी थे उनको ज़मींदार भी समझा गया। इस समय में सिक्के भी जो थे वो व्यवसाय में सहायक सिद्ध हुए, यानी कि सिक्कों का जो इस्तेमाल था उससे जो उस टाइम का बिजनेस था वो बढ़ा। इन सब कारणों से नगर और ग्राम में तालमेल बढ़ता गया। नेक्स्ट हम देखेंगे वो हमारा टॉपिक है जनपद और महाजनपद। तो अभी हम सबसे पहले देखने वाले हैं जनपद। तो जनपदों का विकास भारतीय इतिहास में भौगोलिक संस्कृति का जन्म माना जाता है, यानी कि जनपदों का जो विकास है वो हमारे भारत की हिस्ट्री के अंदर, इतिहास के अंदर भौगोलिक संस्कृति का जन्म माना जाता है, यानी कि जनपदों के विकास से भौगोलिक संस्कृति का जन्म हुआ। कबीलों में रहने वाला व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह खाने की तलाश में भटकता था, यानी कि जब जो लोग कबीलों में रहते थे वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे अपने खाने के लिए और अपने जानवरों को चराने के लिए। लेकिन समय के साथ बदलाव होने लगे और जो वो व्यक्ति थे वो एक जगह पर बसकर अपनी ज़रूरतों के अनुसार कुछ खेती बाड़ी करने लगे। तो क्या हुआ, उन लोगों ने अब एक जगह बसना शुरू कर दिया और खेती बाड़ी करनी शुरू कर दी। अब व्यक्ति अपने जीवन में स्थिरता लाने के लिए अपनी उपज को दूसरे समूह के साथ बांटकर और दूसरे समूह की उपज अपने समूह में लाकर जीवन निर्वाह करने लगा। तो अब व्यक्ति ने क्या किया कि वो जो व्यक्ति होते थे वो अपने जीवन में स्थिरता लाने के लिए उन्होंने मतलब कि जो दूसरे समूह के लोग होते थे, क्या होता था जैसे कोई इस समूह का हो गया कोई दूसरे समूह का, तो जो एक समूह के लोग होते थे वो दूसरे समूह के साथ अपनी उगाई हुई जो उनकी उपज होती थी, फसल होती थी, उसको बांटते थे और दूसरे समूह की उपज अपने समूह में लाते थे और इस तरह वो अपना जीवन निर्वाह करने लगे। तो इस प्रकार स्थायी जीवन बिताने की शुरुआत हुई और यहाँ जनपद का निर्माण हुआ। तो जहाँ वो खेती करते थे और रहते भी थे तो वो जो जगह थी वो जनपद कहलाई। हर जनपद के भीतर एकता थी, यानी कि जो भी जनपद होता था, जैसे कि ये बहुत सारे लोगों का कुछ ग्रुप हो गया, ये ग्रुप हो गया, ये यहाँ पर रह के खेती बाड़ी कर रहे हैं यहाँ, तो ये एक जनपद हो गया, ये दूसरा जनपद हो गया।
तो हर जनपद के अंदर एकता होती थी, यानी कि उस ग्रुप में जितने भी लोग रहते थे वहाँ पर वो सब एकता के साथ रहते थे। लेकिन जो दूसरे जनपद से हमेशा उनका विरोध रहता था, यानी कि उनसे अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए वो विरोध रहता था उनके अंदर। प्रत्येक जनपद के अपने रीति रिवाज, भाषा और विचारधारा थी, यानी कि हर एक जो जनपद था उसके खुद के रीति रिवाज थे, खुद की लैंग्वेज थी और खुद की एक विचारधारा थी जो दूसरे जो जनपद थे उनसे अलग होते थे। पाणिनि ने 450 ईसा पूर्व तक 40 जनपदों का विवरण किया है, यानी कि पाणिनि है उसने 450 ईसा पूर्व तक 40 जनपदों को बताया कि उस टाइम तक 40 जनपद जो थे उनका विकास हो चुका था, जो अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक फैले हुए थे। तो नेक्स्ट हम देखेंगे अब हमारा महाजनपद। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक के कुछ जनपदों का विकास महाजनपद के रूप में हुआ। क्या हुआ? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कुछ ऐसे जनपद थे मतलब जिन्होंने एक साथ मिलकर महाजनपद को बना दिया, यानी कि जब बहुत सारे जनपद एक साथ मिल जाते हैं तो वो एक बड़ा वो महाजनपद कहलाता है। तो जनपदों के अंदर सामाजिक परिवर्तन और राजनीतिक में बदलाव के कारण इनका विकास महाजनपद के तौर पर हुआ। तो जनपदों के अंदर क्या था? सामाजिक परिवर्तन होने लगे, यानी कि उनके समाज में बदलाव आने लगे, उनकी राजनीति में बदलाव आने लगे, तो जिनके कारण इनका जो विकास हुआ वो एक महाजनपद के तौर पर हो गया। महाजनपदों का नामकरण प्रमुख क्षेत्रीय कबीलों के नाम पर नहीं हुआ, यानी कि क्या होता था बहुत सारे मतलब जब कबीले होते थे, कबीले जब एक जगह रहने लगे तो वो जनपद कहलाए, और जब बहुत सारे जनपद एक साथ मिल गए तो वो महाजनपद बना। तो जो महाजनपद होते थे उनका जो नामकरण होता था वो जो उनके मेन कबीले होते थे उनके नाम पर नहीं हुआ। महाजनपद शब्द का जो प्रयोग हुआ वो बड़े जनपदों जैसे कि मगध, कौशल आदि के लिए किया जाता था, जिन पर शक्तिशाली राजाओं का शासन था। तो ये जो महाजनपद थे इन पे बहुत ज़्यादा शक्तिशाली जो राजा होते थे वो शासन करते थे, वो राज करते थे। वास्तव में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के महाजनपद कई जनपदों जो पहले स्वतंत्र थे के मिलने से बने थे, यानी कि रियलिटी में जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के जो महाजनपद थे वो बहुत सारे जनपदों के मिलने से बने थे। उदाहरण के लिए कौशल महाजनपद में शाक्य और काशी जनपद मिले हुए थे, यानी कि जो कौशल महाजनपद है वो शाक्य और काशी जनपद के मिलने से बना। जब ये दोनों एक साथ मिल गए तो कौशल महाजनपद बन गया। महाजनपद में अधिवास की बुनियादी इकाई था, यानी कि अधिवास वो होती है जगह फ्रेंड्स जहाँ पे कोई रह सके, तो ऐसी जगह को अधिवास कहते हैं। तो महाजनपद में अधिवास की बुनियादी इकाई थी ग्राम, यानी कि गांव, यानी कि महाजनपद में जो छोटी यूनिट थी रहने लायक वो थे गांव, लोग जो थे वो गांव में रहते थे। कृषि इन अधिवास के लोगों का मुख्य व्यवसाय था। जो लोग यहाँ पर रहते थे उनका जो मेन काम था वो था कृषि। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नगरों का उदय। तो ईसा पूर्व की 6ठी सदी का काल भारत में दूसरी बार नगरों के उदय का सबूत बना। तो यानी कि ईसा पूर्व की जो 6ठी सदी थी इस काल में भारत में दूसरी बार नगरों का उदय हुआ, यानी कि पहले एक बार हो चुका था लेकिन अब दूसरी बार भी हुआ। ये वाला शहरीकरण ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यानी कि अब जो दूसरी बार जो शहरीकरण हुआ, नगरों का उदय हुआ, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बहुत लंबे समय तक चला और साथ ही इसने एक परंपरा की शुरुआत भी कर दी। इस काल में केवल बड़े नगरों का ही विकास नहीं हुआ बल्कि कृषि आधारित गांव, बाजार, छोटे नगरों, अन्य प्रकार के अधिवास भी अस्तित्व में आए। तो क्या हुआ इस काल के अंदर, यानी ईसा पूर्व के जो 6ठी सदी का जो काल था इसमें सिर्फ और सिर्फ बड़े नगरों का ही विकास नहीं हुआ बल्कि जो गांव कृषि करते थे, खेती बाड़ी करते थे, बाजार भी बने, छोटे नगर और मतलब और भी रहने लायक ऐसे अधिवास थे जो अस्तित्व में आए। इस काल में नगरों के उदय को समझने के लिए बदलते सामाजिक आर्थिक परिवेश को ध्यान में रखते हुए हमें राजनीतिक सत्ता और गतिविधि के नए केंद्रों की स्थापना की ज़रूरत को समझना होगा। यानी कि अगर हमें इस काल के अंदर नगरों के उदय को समझना है कि नगरों का जो उदय हुआ वो कैसे हुआ, तो हमें बदलती हुई सामाजिक आर्थिक परिवेश को अपने ध्यान में रखते हुए राजनीतिक सत्ता और गतिविधि में आए नए केंद्रों की स्थापना को समझना होगा। अगर हम उनको समझ जाएंगे तो हम इस काल में नगरों के उदय को भी समझ जाएंगे। तो इसके अंदर हमारा जो टॉपिक है वो है बदलता सामाजिक आर्थिक परिवेश। ठीक है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक
अनुष्ठान गतिविधि में माहिर ब्राह्मणों की स्थिति खराब होने लगी। यानी कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जो था, इसके आने तक अनुष्ठान गतिविधि जो करते थे, मतलब जो ब्राह्मण होते थे वो पूजा पाठ करते थे, उनकी स्थिति जो थी वो खराब होने लगी। यानी कि ब्राह्मणों को कोई नहीं पूछता था। योद्धा वर्ग जमींदारों के रूप में सामने आया। तो जो क्षत्रिय वर्ग होता था, योद्धा वर्ग जो होता था, वो जमींदारों के रूप में सामने आया। मध्य गंगा घाटी लोहे के औजारों के प्रयोग और धान की खेती का केंद्र बन गया। तो मध्य गंगा घाटी जो इलाका था वो लोहे के औजारों के इस्तेमाल के लिए और धान की खेती का एक मुख्य केंद्र बन गया। यानी कि वहाँ पे लोहे के औजारों का सबसे ज़्यादा प्रयोग होने लगा और चावल की खेती होने लगी। खाद्य उत्पादन में सतत वृद्धि ने स्थायी जीवन में बढ़ोतरी को प्रेरित किया। क्या हुआ, लोग जो थे वो खाद्य उत्पादन यानी कि जो खाने की चीज़ें उनको जिनका वो उत्पादन करते थे, उनको उसकी वृद्धि ने स्थायी जीवन में बढ़ोतरी को प्रेरित किया। यानी कि अब लोग जो थे वो एक जगह बसकर सिर्फ और सिर्फ कृषि करना चाहते थे। वो समूह जो बची हुई संपत्ति को संभालते हुए उभरे, वो नए उदित हुए राज्यों के शासक बन बैठे। यानी कि अब कुछ ऐसे समूह भी थे जो उनके पास बची कुछ संपत्ति थी, वो उनको संभालते हुए उभरे और उन्होंने जो नए राज्य थे वो उनके शासक बन बैठे, यानी कि उन पर शासन करने वाले बन बैठे। और इस संपत्ति की नींव पर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के शहरों का जन्म हुआ। तो जिस संपत्ति को उन्होंने बचाया था, इस संपत्ति की नींव पर ही शहरों का जन्म हुआ 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। इस काल में प्राचीन भारतीय इतिहास में पहली बार साहित्य लेखन की परंपरा शुरू हुई। यानी कि ये वो पहला काल था जिसके अंदर किसी ने लिखने की शुरुआत की, साहित्य लिखने की शुरुआत की। इससे पहले किसी ने भी साहित्य नहीं लिखने की, मतलब साहित्य लिखने की जो परंपरा थी, इससे पहले किसी ने शुरू नहीं की। ऊपरी गंगा घाटी में लोग गैरिक मृदभांड का उपयोग करते थे। यानी कि गंगा घाटी का जो ऊपरी वाला इलाका था, लोग वहाँ पर गैरिक मृदभांड का उपयोग करते थे। जबकि यानी कि मिट्टी के जो बर्तन होते थे उनसे अलग, गैर मतलब कि मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल नहीं करते थे। जबकि मध्य गंगा घाटी के जो लोग थे वो काली और लाल मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करते थे। यानी कि इन शॉर्ट अगर बताऊं, ऊपरी गंगा घाटी के इलाके के जो लोग थे वो मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल नहीं करते थे और मध्य गंगा घाटी के लोग मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करते थे। व्यापारियों के द्वारा जारी किए गए चांदी और तांबे के जो सिक्के थे वो इस काल में व्यवसाय की ओर इशारा करते हैं। यानी कि व्यापारियों ने चांदी और तांबे के सिक्के बनाकर उन्हें जारी करा दिया, और जिससे कि ये पता चलता है कि हाँ, इस काल में व्यवसाय किया जाता था। विनिमय प्रणाली में मुद्रा की शुरुआत के कारण साहूकार वर्ग का उदय हुआ। तो क्या हुआ, विनिमय प्रणाली यानी कि लेन देन की जो प्रणाली होती है, एक हाथ दे एक हाथ ले, तो इसमें मुद्रा की शुरुआत हुई। यानी कि अब लोग किसी चीज़ के बदले दूसरी चीज़ नहीं लेते थे, अब वो पैसे देते थे, बाकायदा सिक्के देते थे, तो वो उनके बदले चीज़ लेते थे। तो इसके कारण साहूकार वर्ग जो था उसका उदय हो गया। व्यापार में वृद्धि और विकासशील अर्थव्यवस्था के कारण उज्जैन, कौशाम्बी, राजघाट, राजगीर आदि शहर महाजनपदों के सत्ता और नियंत्रण का केंद्र बनकर उभरे। तो क्या हुआ, व्यापार में वृद्धि हुई और विकासशील अर्थव्यवस्था के कारण, यानी कि जो अर्थव्यवस्था थी वो सुधर रही थी, उसके कारण उज्जैन, कौशाम्बी, राजघाट, राजगीर और आदि बहुत से ऐसे शहर थे जो महाजनपदों के सत्ता और नियंत्रण का केंद्र बनकर उभर कर बाहर आए थे। नगर शब्द जो है वो सामान्यतः कस्बों या शहरों के लिए इस्तेमाल किया गया है। यानी कि यहाँ पे जो हम नगर शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं वो नॉर्मली कस्बों या फिर शहरों के लिए इस्तेमाल हो रहा है। बौद्ध ग्रंथ मध्य गंगा घाटी के 6 महानगरों का उल्लेख करते हैं। यानी कि बौद्ध ग्रंथ में मध्य गंगा घाटी के 6 ऐसे महानगर हैं जिनका उल्लेख किया गया है, जिनके नाम है चंपा, राजगीर, काशी, श्रावस्ती, साकेत, कौशाम्बी। तो ये 6 महानगर थे जिनका उल्लेख बौद्ध ग्रंथ में हुआ है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है गण संघ। तो गण संघ जो है वो राजशाही के ठीक विपरीत है। राजशाही यानी कि राजाओं के द्वारा शासन करना बिल्कुल उससे अलग है। तो यानी गण संघ के अंदर राजा जो थे वो शासन नहीं करते थे। ये राज्य या शासन का वो रूप है, गण संघ राज्य या फिर शासन का वो रूप है जिसमें वंशानुगत राजा नहीं होता। यानी कि ऐसा होता ना कि एक वंश का पहले मतलब इसके पापा हैं, फिर बाद में उसका बेटा आ जाएगा, फिर उसका बेटा, तो मतलब इसमें वंशानुगत राजा नहीं होता गण संघ के अंदर। ब्रिटानिका विश्वकोश के मुताबिक गण संघ वे राज्य है
जहाँ सर्वोच्च शक्ति आम जनता या उनके द्वारा चुने गए प्रतिनिधि अधिकारियों में निहित होती है। तो ब्रिटानिका विश्वकोश के मुताबिक इन्होंने कहा है कि गणसंघ वो राज्य है जहाँ पर जो शक्ति होती है वो आम जनता के हाथ में होती है या फिर उनके द्वारा चुने गए प्रतिनिधि अधिकारियों के हाथों में होती है। जैसे कि हम है फ्रेंड्स, हमारा जो देश है वो गणसंघ है। क्यों? क्योंकि हमारे देश के में जो सर्वोच्च शक्ति है वो हमारे द्वारा चुने गए अधिकारियों के हाथों में है। जैसे कि हमारे जो प्रधानमंत्री, हमारे सीएम वगैरह, इन्हें हम चुनते हैं। तो ये जो तरीका हो गया, ये जो राज्य हो गया, शासन का तरीका हो गया, इसको गणसंघ कहते हैं। तो और लोग उन्हें अपने कर्तव्यों के पालन के लिए पर्याप्त शक्ति सौंप देते हैं। तो जो जनता होती है वो अपने कर्तव्यों के पालन के लिए अपने चुने गए जो प्रतिनिधि अधिकारी होते हैं उनको शक्तियां सौंप देती हैं। इस तरह ये वंशानुगत राजशाही से अलग है। तो इस तरीके से ये जो हमारा गणसंघ हो गया, ये वंशानुगत राजशाही से अलग है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी वंशानुगत यानी कि मतलब कैसे होता है ना कि अभी इसके पिताजी हैं, फिर उसके बेटे, इसके बेटे, तो फिर ये राजा का जो शासन था वो इसमें है ही नहीं। एएस अल्तेकर बताते हैं कि गणराज्यों का एक संवैधानिक अर्थ था। यानी कि एएस अल्तेकर ने बताया कि जो गणराज्य था उनका एक संवैधानिक मतलब था, क्योंकि गणसंघ सरकार का ऐसा स्वरूप दिखाते हैं जहां शक्ति जन समूह यानी गण में निहित होती है। क्योंकि जो गणसंघ होते हैं वो सरकार का एक ऐसा रूप दिखाते हैं जहाँ पर जो शक्ति होती है वो जन समूह यानी कि जनता के अंदर यानी कि गण के अंदर होती है। क्योंकि जो जनता होती है वही तो उन्हें चुनती है जो उनके ऊपर शासन करेंगे, और वो जनता की भलाई के लिए ही काम करना होता है उन्हें। 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान भारत कई स्वतंत्र राज्यों में बंट गया था। तो जो एक काल था 6ठी सदी ईसा पूर्व, इसके दौरान भारत जो था वो कई स्वतंत्र राज्यों में बंट गया था और इनमें से एक बड़ी संख्या गणसंघियों की थी। बौद्ध ग्रंथों में निम्नलिखित गणसंघों की चर्चा मिलती है। तो बौद्ध ग्रंथ में काफ़ी सारे ऐसे गणसंघ हैं जिनकी बात हुई है ना, जिनकी चर्चा मिलती है। जैसे कि केसपुत के कलमा, राम गांव के कोलिये, तो ये जो है ये गणसंघ है। तो एक केसपुत का कलमा एक राज्य था जो गणसंघ था, राम गांव के कोलिये ऐसे मतलब ऐसे जगह के साथ बताया है। थर्ड है हमारा हिमालय की तराई में नेपाल के निकट कपिलवस्तु के शाक्य, यानी कि हिमालय के नीचे जब जाते हैं नेपाल के पास कपिलवस्तु के शाक्य, ये भी एक गणसंघ था। बिहार में शाहाबाद और मुजफ्फरपुर जिले के मध्य अलकप्पा के बुती, पावा के मल, आधुनिक बिहार का फजलपुर। तो जो पावा के मल है ये आज का हमारे टाइम पे जो बिहार है उसका फजलपुर है। पूर्वी उत्तर प्रदेश की सुमसुमारा पहाड़ी के भग, कुशीनारा के मल, पूर्वी उत्तर प्रदेश का आधुनिक कसिया। हिमालय की तराई में पिपली वन के मौर्य, मिथिला का विदेह, नेपाल की सीमा से लगा आधुनिक जनकपुर। यानी कि मिथिला का विदेह जो ये गणसंघ था ये नेपाल की सीमा से लगा हुआ आज का जनकपुर है, जिसको आज जनकपुर के नाम से जानते हैं। वैशाली के लिच्छवी यानी कि जो लिच्छवी गणसंघ था ये आधुनिक बिहार का मुजफ्फरपुर है, जिसको आज मुजफ्फरपुर के नाम से जानते हैं। तो ये हमारे 10 गणसंघ थे जिनकी चर्चा जो है बौद्ध ग्रंथ के अंदर मिली थी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है 16 महाजनपद। तो हमारे मतलब उस टाइम पे जो है 16 महाजनपद उभरे थे, तो वो है मतलब उनके नाम क्या क्या हैं, वो कौन से थे, अब हम उन्हें देखते हैं। तो महात्मा बुद्ध के जीवन काल में बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है। तो महात्मा बुद्ध ने जो उनका जीवन काल था सिर्फ उसके अंदर बौद्ध ग्रंथ ने 16 महाजनपदों का उल्लेख किया। एक महाजनपद जो है वो 1000 गांवों और कुछ शहरों के मिलने से बना है, यानी कि इनके समूह का प्रतिनिधित्व करता था। ये जो महाजनपद होते हैं ये उत्तरी पश्चिम पाकिस्तान से लेकर पूर्व में बिहार, जबकि उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में गोदावरी तट फैले हुए हैं। यानी कि पाकिस्तान से लेकर बिहार में और हिमालय से लेकर गोदावरी तट तक ये जो हमारे महाजनपद है ये फैले हुए थे। बौद्ध ग्रंथों में 16 महाजनपदों का विवरण निम्नलिखित नामों से दिया गया है। तो अब हम उन्हें देखते हैं कि हमारे जो वो 16 महाजनपद थे उनके नाम क्या क्या है, कैसे उनका विवरण दिया है। तो फर्स्ट है हमारा मल। तो मल जो था ये हमारा एक महाजनपद था उस टाइम पे। मल जनपद 500 प्रमुखों द्वारा शासित था, यानी कि इसको जो शासन कर रहे थे इस पे वो 500 लोग कर रहे थे, जो 2 भागों में अपनी अपनी राजधानी
बसाए हुए थे। तो इन्होंने 2 भाग में बटे हुए थे, इन्होंने अपनी अपनी अलग अलग राजधानी बसाई हुई थी। पौराणिक साहित्य में इसे जनसंघ के रूप में बताया गया है, यानी कि मल्ल को जो है पौराणिक साहित्य में, यानी कि पुराने जो हमारे साहित्य थे इनमें जनसंघ के रूप में बताया, यानी कि इस पे जनसंघ था, जनता का जो शासन था। मल्ल के मुख्य केंद्र पावा और कुशीनारा थे, यानी कि मल्ल जो था इसके मुख्य केंद्र जो थे वो पावा और कुशीनारा थे। पहले इसमें राजतंत्र था, यानी कि पहले यहाँ पे राजाओं का शासन था, लेकिन बाद में गणतंत्र ही स्थापित हो गया। तो ये हमारा मल्ल हो गया। सेकंड है हमारा चेदी। चेदी की सीमा आधुनिक बुंदेलखंड और उसके पास के इलाके तक फैली हुई थी। तो आज का जो बुंदेलखंड है, चेदी की सीमा उसके पास के इलाकों तक फैली हुई थी। शिशुपाल जो कृष्ण का शत्रु था वो यहाँ का राजा था। तो चेदी का राजा था शिशुपाल, जो कि कृष्ण जी का शत्रु भी था, दुश्मन था। सुतक त्रिमति इसकी राजधानी थी। तो इसकी राजधानी थी ये सुतक त्रिमति। सहजाती और त्रिपुरा यहाँ के अन्य महत्वपूर्ण नगर थे। सहजाती और त्रिपुरा यहाँ के दूसरे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नगर थे चेदी के। ठीक है। थर्ड जो हमारा महाजनपद है वो है वत्स। तो वत्स 6ठी सदी ईसा पूर्व के सबसे शक्तिशाली जनपदों में से एक था, यानी कि 6ठी सदी ईसा पूर्व में सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद थे उनमें से एक था वत्स। इसकी राजधानी थी कौशाम्बी। पुराण के अनुसार बाढ़ से बह जाने के बाद हस्तिनापुर की जगह कौशाम्बी राजधानी बन गई थी, यानी कि पुराणों में ऐसा बताया गया है कि कभी बाढ़ आई होगी और उसकी वजह से हस्तिनापुर जो था वो बह गया और फिर बाद में उसकी जगह पर कौशाम्बी जो थी वो उसकी राजधानी बन गई, यानी कि पहले इसकी राजधानी हस्तिनापुर थी और बाद में कौशाम्बी बन गई। भास द्वारा लिखित नाटकों में उदयन और वासवदत्ता के प्रेम संपर्क का विवरण मिलता है। तो भास कोई होंगे लेखक, उन्होंने अपना एक नाटक लिखा, उसमें उदयन और वासवदत्ता जो था मतलब उसके प्रेम का संपर्क मिलता है, मतलब उनके प्रेम के बारे में बातें बताई गई हैं और साथ ही मगध, वत्स और अवंती के आपसी टकराव का भी वर्णन है। तो जो भास ने जो अपना लिखित नाटक लिखा था उसके अंदर ये सब बातें बताई गई हैं। नेक्स्ट है हमारा कुरु। तो कुरु जो हमारा था ये राज्य दिल्ली मेरठ के पास स्थित था, यानी कि ये जो महाजनपद था ये दिल्ली और मेरठ के पास था। यहाँ पर जो पूरी तरीके से राजतंत्र नहीं था, यानी कि राजा का जो शासन था वो पूरी तरीके से नहीं था। हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ की राजधानी कुरु को बताया जाता है, मतलब कि ये बताया जाता है कि हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ जो है इसकी राजधानी कुरु थी। महाजनपदों का उदय राज्यों के लिए आपस में युद्ध का रूप धारण करने लगा था, यानी कि क्या हुआ, महाजनपद उनका उदय हो रहा था, तो जो राज्य थे इनके बीच में आपस में युद्ध जो थे उनका रूप धारण करने लगे थे, जैसे जैसे महाजनपद जो थे वो उनका उदय होता जा रहा था। नेक्स्ट है हमारा पांचाल। तो आधुनिक बुलंदनगर, बरेली, पीलीभीत, अलीगढ़, बदायूं आदि मध्य दोआब को पांचाल महाजनपद बताया जाता था, यानी कि ये जितनी भी जगह थी इन सबको एक साथ मिला के पांचाल महाजनपद कहा जाता था। पौराणिक साहित्य में उत्तरी और दक्षिणी पांचाल का विवरण है, यानी कि जो हमारे पौराणिक साहित्य है उनके अंदर उत्तरी और दक्षिणी पांचाल का विवरण है, जो भागीरथी नदी से विभाजित होते थे, यानी कि उत्तरी और पश्चिम जो थे इनके बीच में भागीरथी नदी बहती थी, जिसकी वजह से अलग होते थे एक दूसरे से। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिछत्र और दक्षिणी पांचाल की राजधानी कमीपल्य थी। क्या थी? कमीपल्य। कुरु और पांचाल में घनिष्ठ संबंध थे, तो जो कुरु महाजनपद था और पांचाल महाजनपद था इनके बीच के जो रिश्ते थे वो बहुत ज़्यादा मजबूत थे। नेक्स्ट है हमारा मत्स्य। तो आधुनिक जयपुर, भरतपुर और राजस्थान के अलवर इलाके को मत्स्य भूमि मानते हैं, यानी कि आज के टाइम पे जयपुर, भरतपुर, राजस्थान का अलवर जो ये इलाके हैं इनको मत्स्य भूमि मानते हैं। इसकी राजधानी विराटनगर थी। महाभारत काल में पशुपालन के लिए इस भूमि को महत्वपूर्ण मानते थे, यानी कि महाभारत का जो समय था उस टाइम पे पशु के पालन के लिए इस जगह को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता था। मगध राज्य की बढ़ती शक्ति के कारण ये राज्य समाप्त हो गया। जैसे जैसे कि मगध जो महाजनपद था और जो राज्य था उसकी शक्ति बढ़ती जा रही थी और जिसके कारण ये राज्य जो था वो समाप्त हो गया, खत्म हो गया। नेक्स्ट है हमारा अश्मक। तो अंगुत्तर निकाय में अश्मक का विवरण है। तो अंगुत्तर निकाय है कुछ, उसके अंदर अश्मक का विवरण है। इसकी राजधानी पोतना थी और यह गोदावरी नदी के किनारे पर स्थित था। नेक्स्ट है हमारा गांधार।
तो गांधार जो है ये महाजनपद आधुनिक पेशावर और रावलपिंडी के इलाके में स्थित था। तो जो आज के टाइम पे जो पेशावर और रावलपिंडी है इसके बीच का जो इलाका था गांधार महाजनपद वहाँ पर स्थित था। इसकी राजधानी तक्षशिला पुराने समय में विद्या एवं व्यापार का प्रसिद्ध केंद्र थी, यानी कि इसकी राजधानी थी तक्षशिला, जहाँ पर पुराने समय में विद्या और व्यापार मतलब ये सिखाया जाता था। गांधार में पुष्कर सारिन राज्य करता था, यानी कि गांधार जो महाजनपद था इस पर पुष्कर सारिन राज करता था। मगध के साथ इसके संबंध बहुत अच्छे थे, यानी गांधार जो था इसके जो संबंध थे इसके रिश्ते मगध के साथ बहुत अच्छे थे। नेक्स्ट हमारा अवंती। तो पश्चिमी भारत में अवंती जनपद प्रमुख था, यानी कि पश्चिमी भारत जो है इसके अंदर अवंती जो जनपद था ये बहुत ज़्यादा मेन था। आधुनिक मालवा व मध्य प्रदेश के कुछ भागों में मिलकर अवंती जनपद बना था, यानी कि आज के टाइम पे जो मालवा है और उत्तर प्रदेश के मध्य प्रदेश के कुछ ऐसे भाग थे जिनसे मिलकर अवंती जनपद बना था। अवंती के दो भाग थे, एक उत्तरी अवंती और एक दक्षिणी अवंती, ये दो भागों में विभाजित थी। उत्तरी अवंती की राजधानी जो थी वो उज्जैन थी और दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी। अवंती बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था, यानी कि अवंती में बौद्ध धर्म जो था वो बहुत ज़्यादा फेमस था। मगध सम्राट शिशुनाग ने अवंती को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया था। तो मगध सम्राट था शिशुनाग जिसने अवंती को जीता और उसको अपने राज्य में मिला लिया। नेक्स्ट है हमारा सूरसेन। तो ये मथुरा में स्थित था और इस पर हमला करना बहुत मुश्किल था क्योंकि यहाँ यातायात का कोई साधन नहीं था और यहाँ पर भी संघ का प्रशासन था। संघ यानी कि गण संघ यानी कि जनता का प्रशासन था। उत्तरा पथ और दक्षिणा पथ दोनों मथुरा से ही होकर गुजरते थे। ये दो रास्ते थे, उत्तरा पथ और दक्षिणा पथ, जो कि दोनों मथुरा से होकर गुजरते थे। नेक्स्ट है हमारा अंग। तो अंग जो है वो पूर्व में चंपा नदी से मगध साम्राज्य से अलग था, यानी कि मगध साम्राज्य और अंग जो था वो चंपा नदी की मदद से अलग थे और मुंगेर अथवा भागलपुर इसमें शामिल थे। और अंग के अंदर मुंगेर और भागलपुर दो इलाके थे जो कि इसके अंदर शामिल थे। चंपा इसकी राजधानी थी, अंग की राजधानी थी चंपा, और चंपा को 6ठी सदी ईसा पूर्व के 6 बड़े नगरों में से एक माना जाता था, यानी कि 6ठी सदी ईसा पूर्व के टाइम पे जो 6 सबसे बड़े नगर थे उनमें से चंपा को एक माना जाता था। और 6ठी सदी ईसा पूर्व के मध्य तक मगध साम्राज्य ने अंग को अपने अधीन कर लिया था। तो क्या हुआ, मगध साम्राज्य जो था उसने अंग को अपने अंदर ले लिया था, अपने अंडर उसको मतलब उसको अपने उसमें राज्य में शामिल कर लिया था। नेक्स्ट हमारा काम्बोज। तो काम्बोज प्रदेश उत्तरापथ में स्थित था। तो ये उत्तरापथ में स्थित था और आधुनिक काल के राजौरी और हजारा के ज़िले में पुराना काम्बोज सीमित था, यानी कि जो पुराना काम्बोज था वो आज के ज़माने के राजौरी और हजारा ज़िले में स्थित था। पहले इसमें राजशाही था, यानी कि पहले काम्बोज पर राजाओं का शासन था, लेकिन फिर कौटिल्य के समय पर यह संघ राज्य बन गया था, यानी कि फिर जनता का शासन ऐसे हो गया था। नेक्स्ट है हमारा मगध। तो वर्तमान पटना और गया ज़िलों को मगध साम्राज्य कहा जाता था। तो आज के जो पटना और गया ज़िले हैं उसको मगध साम्राज्य माना जाता था। उत्तर और पश्चिम में सोन और गंगा नदी से ये ढका हुआ था। तो ये सोन और गंगा नदी से ढका हुआ था हमारा मगध जो महाजनपद। राजगृह या गिरिव्रज इसकी राजधानी थी। तो इसकी राजधानी राजगृह थी और राजगृह को ही गिरिव्रज भी कह देते हैं। राजगृह जो थे वो 5 पर्वतों से घिरा हुआ था, यानी कि 5 पहाड़ थे जिनसे घिरा हुआ था। 5वीं सदी ईसा पूर्व में इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। क्या थी? पाटलिपुत्र। ब्राह्मण साहित्य में मगध के लोगों को मिश्रित जाति का माना जाता था, यानी कि ब्राह्मणों का साहित्य है उसके अंदर मगध के अंदर जो लोग रहते थे उनको मिश्रित जाति का माना जाता था, यानी कि इसके अंदर कोई एक स्पेसिफिक जाति नहीं रहती थी, हर कोई मिलजुल कर रहता था। मगध जो था उपजाऊ होने के कारण चावल उपज के लिए श्रेष्ठ माना जाता था, यानी मगध की जो भूमि थी वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ थी और वहाँ पर चावल बहुत ज़्यादा उगाया जाता था। दक्षिण बिहार की लोह संपदा पर भी मगध का अधिकार था, यानी दक्षिण बिहार की लोहे की जो संपदा थी उस पर भी मगध का अधिकार था। यहाँ का सामाजिक जनजीवन भी मगध साम्राज्य की खुशहाली का कारण बना। तो मगध साम्राज्य जो है मतलब इसमें जो उसका सामाजिक जनजीवन था, यानी कि समाज में जो लोग जैसे कैसे रहते थे, जो उसका जनजीवन था वो भी इसकी खुशहाली का एक कारण बना। नेक्स्ट है हमारा वज्जी।
मगध के उत्तर की ओर वज्जी संघ था, यानी कि मगध जो था उसके उत्तर में जाए तो वज्जी संघ था वहाँ पे। और ये जो वज्जी संघ था ये 8 कुलों के मेल से बना था, यानी कि इसके अंदर 8 कुल मिले थे और इनमें से 3 जो थे वो बहुत ज़्यादा मेन थे, विदेह, वजीज और लिच्छवी। बिहार के वैशाली ज़िले के पास वज्जी गंगा के उत्तर में बसा हुआ था। तो ये वज्जी जो हमारा है ये बिहार के वैशाली ज़िले के पास था, गंगा के उत्तर में। ये महाजनपद नेपाल की पहाड़ियों तक फैला हुआ था और समकालीन साहित्य जो है वो इस महाजनपद की राजनीतिक व्यवस्था को अलग बताते हुए जनसंघ का वर्णन करता है। यानी कि एक साहित्य है जिसने इस महाजनपद की जो राजनीतिक व्यवस्था थी उसको अलग बताया और इसे जनसंघ का वर्णन किया। इसमें ये संघ विदेह के राजतंत्र के पतन के बाद उभर कर आया। क्या हुआ, विदेह जो था उसमें राजतंत्र जो था उसका पतन हो गया, यानी कि राजाओं का जो शासन था वो खत्म हो गया। फिर इसके बाद ये जो संघ था वज्जी ये उभर कर आया। मगध के राजा अजातशत्रु ने इस संघ को नष्ट कर दिया था। तो मगध का राजा था अजातशत्रु, उन्होंने ये जो संघ था वज्जी इसको ख़त्म कर दिया था। 15 था हमारा काशी। तो प्रारंभ में काशी सभी 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली था, यानी सबसे पहले काशी जो था वो बहुत ज़्यादा पावरफुल था। इसकी राजधानी वाराणसी थी। गंगा और गोमती नदी के पास होने के कारण ये उपजाऊ थी। कौन, इसकी वाराणसी जो इसकी राजधानी थी यह गंगा और गोमती नदी के पास होने के कारण बहुत ज़्यादा उपजाऊ थी। काशी का आर्थिक महत्व इस बात से समझ आता है कि यह गौतम बुद्ध के समय में ही वस्त्र निर्माण का केंद्र बन चुका था। यानी कि इसकी जो आर्थिक महत्व है वो इस बात से पता चल जाता है, गौतम बुद्ध का जो समय था उस टाइम पे ही काशी के अंदर वस्त्र यानी कि कपड़े बनाने का जो है केंद्र बन चुका था। यहाँ पे कपड़े बनाए जाते थे। बौद्ध भिक्षुओं के लिए गेरुआ रंग का चोला जो था वो यहीं पे बनाया जाता था। ये घोड़ों की खरीद बेच के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जगह थी। नेक्स्ट है हमारा कौशल, जो कि लास्ट है हमारा महाजनपद। कौशल के पश्चिम में गोमती, दक्षिण में सर्पिका, पूर्व में गंडक नदी और उत्तर में नेपाल की पहाड़ियाँ मौजूद थी। तो क्या हुआ, जो कौशल था इसके पश्चिम में गोमती थी, दक्षिण में सर्पिका, पूर्व में गंडक नदी और उत्तर में इसके नेपाल की पहाड़ियाँ थी। चारों तरफ से ऐसे घिरा हुआ था। कौशल के राजा ब्राह्मणवाद और बौद्ध धर्म दोनों में आस्था रखते थे। जो कौशल का जो राजा था वो ब्राह्मणवाद में भी विश्वास रखता था और बौद्ध धर्म में भी विश्वास रखता था। ये मगध साम्राज्य को कड़ी टक्कर देने में समर्थ रहा। कौन, कौशल। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा चैप्टर था ये फिनिश हो गया है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपका डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। ओके, तो फ्रेंड्स आप हमें हमारी सोशल साइट जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आप हमें टेलीग्राम ग्रुप पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर तो ज़रूर कीजिए।